May I come in? Come. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Thank you, sir. Okay, Priyanka, right? Yes, sir. Okay, Priyanka. सबसे पहले अपने और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ. So thank you, sir, for giving me an opportunity to introduce myself in front of you all. My name is Priyanka. I am from Muzaffarpur, Bihar. I have done my graduation in BTech, specialization in Electronics and Communication Engineering from DIT University, Dehradun. My family background, there are 4 members in my family, including me. My father is the bank manager in Central Cooperative Bank. My mother is the homemaker, and my younger brother is pursuing BTech from Singer College of Engineering in Pune. As I am married, and my husband is working as a station controller in Delhi Metro Rail Corporation. So कुछ अपनी हॉबीज के बारे में बताइए. सर मेरी हॉबी है मेनली डायरी राइटिंग और ट्रैवलिंग और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना. जैसे कि जैसे कि मैं अभी तो ज़्यादा इतना ट्रैवल नहीं करती, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. रिसेंट में मैं अभी गई थी, श्रीनगर गई थी, और इससे पहले मैं केरला और उत्तराखंड में रही हूँ, तो उसके आसपास के जगह और मैं ये सब घूम चुकी हूँ. जैसे दिल्ली के बगल मनाली और ये सब, तो मुझे नई नई चीज़ों, लेकिन मेरी अभी पढ़ाई है और मेरी जॉब भी नहीं है, तो फिर मैं जब लग जाएगी. ट्रैवलिंग से जैसे कि आपने बताया ट्रैवलिंग आपकी हॉबीज है, तो ट्रैवलिंग से आपको क्या सीखने को मिला? सर नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनको जानना और ये सब कम्युनिकेशन करना उनके साथ, मुझे ये सब. ओके, ठीक है प्रियंका. आरबीआई की स्थापना कब और क्यों की गई? सर आरबीआई 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट की गई थी, लेकिन आरबीआई जो है वो बैंक गांव तक नहीं पहुंचा था, और बहुत सारे लोग जो है बैंकिंग फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहे थे. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि हर एक लोगों के पास बैंक की सुविधा हो, छोटे से छोटे किसान भी बैंक का ले सके, उसकी फायदे उठा, उससे प्रॉफिट ले सके, इसलिए बैंक आरबीआई स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1975. ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक जो है, जैसे कि बैंक लोन देता है, तो बैंक को क्या बेनिफिट होता है? बैंक कैसे? सर बैंक का मेन जो काम है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और ग्रांट करना लोन्स एंड एडवांसेस. तो बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है कम रेट पे डिपॉजिट और ग्रांट करता है लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, जिससे बैंक को प्रॉफिट होती है और ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में वो पैसे लगाते. आपने कहाँ से बताया, कहाँ से हैं आप? सर मैं मुजफ्फरपुर, बिहार. ओके, बिहार से हैं आप. तो बिहार में तो एक अलग ही कल्चर होता है, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि लोग यूपीएससी की तरफ ज्यादा रुझान होता है, तो आपने बैंकिंग सेक्टर को क्यों चूज किया? सर सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है. तो मेरा ज़्यादा मतलब मैं यूपीएससी की तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं था, बैंकिंग की तरफ, क्योंकि मेरे पापा जो है वो बैंक में हैं और मैंने देखी हूँ कि ग्रोथ उनका कितना ज़्यादा ग्रोथ होता है, बैंक में ग्रोथ होता है और कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, और इसलिए मैं उसके तरफ. और यूपीएससी के लिए ज़्यादा नॉलेज में मैं अपनी नॉलेज जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जो बैंक के लिए मैं ज़्यादा सफिशिएंट हूँ. 11th-12th में क्या स्ट्रीम थी आपके पास? सर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. कॉमर्स के लिए? सर मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी थी, तो फिर मैं पीसीएम की तरफ ही गई. ओके, फिर आपने बीटेक किया. बीटेक के बाद फिर आपने बैंकिंग की तरफ रुझान किया, तो कुछ लगा नहीं आपको कि अलग डायरेक्शन में आप जा रहे हैं? सर लगा था, लेकिन सर अब जो अच्छा मतलब कि एक स्टेबल जॉब है ये, और इसमें जो है प्राइवेट में चेंज करना पड़ता है अगर हम हायर पोजीशन पे जाए तो, और बैंक में ऐसा नहीं है. हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के छोटे से बड़े लेवल तक जा सकते हैं, और उसकी ग्रोथ में हम ज़्यादा अपना नॉलेज यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके सोचने की कि हम स्विच करेंगे तो ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा. हम एक ही जगह रह के उस ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ कर सकते हैं और अपना भी ग्रोथ कर सकते तो हैं. टेक्निकल डिग्रीज आपके बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से मदद करेगी? बहुत एक डिफरेंट हो गया. सर जैसे मैं टेक्निकल, मेरी डिग्री है, तो आजकल साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और गांव के लोगों को इतनी डिजिटल नॉलेज नहीं होती है, तो मैं उनको बताऊंगी उनके यूजेस के बारे में, कैसे वो टैकल कर सकते हैं, उनको अच्छे से उनके लैंग्वेज में भी उन्हें समझाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ के बिहार से रही हुई हूँ, तो मुझे वहाँ के लैंग्वेज भी अच्छे से आते हैं, तो मैं उनका हेल्प कर सकती हूँ उनको समझाने. ओके, तो गांव के लोगों को, जैसे कि आपने बोला टेक्नोलॉजी के बारे में समझाएंगे, वो तो अनअवेयर होते हैं, क्या मीडियम आप जो है वहाँ पर? सर मैं कैंप लगाऊंगी और फिर उनको, जैसे कि कभी
कुछ आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, कॉल आते हैं, तो फिर उन्हें बोलूँगी कि आप ये सब कॉल, बैंक की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं जाती है, कोई पैसे नहीं मांगते हैं, आप कोई भी कॉल ना उठाए, पहले बैंक को आके पूछे ऐसा कुछ है तो, और ऐसे करके मैं उन्हें हेल्प करूँगी करना। ओके ओके, बैंक में अगर लूटपाट होती है तो आप क्या एक्शन लेंगे उस दौरान? वो जो सिचुएशन होगी उस टाइम पे आप क्या करेंगे? सर, बैंक में अगर लूटपाट होती है तो वो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सिडरी है बैंक की, DICGC, जिसमें जो है वो क्या होता है? सर ये जो होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर के अकाउंट पे, जो अमाउंट सेव होता है उस पे। तो अगर लूटपाट होती है, पैसे अगर उनके हो जाते हैं तो फिर उनको उस पर इंश्योरेंस मिलेगा। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आप बैंक में है उस दौरान ये हो जाता है तो आप क्या डिसीजन लेंगे वहाँ पर? कैसे उसको टैकल करेंगे उस सिचुएशन को? सर, मैं और कुछ कर नहीं सकती उस सिचुएशन में। अगर वो आ जाते हैं, ऐसे लूटपाट होती है, तो फिर मैं यही कर सकती हूँ कि बाद में जो है लोन के लिए उनके इंश्योरेंस का काम आगे बढ़े और उनको अपना पैसा उनको जो है कॉन्फिडेंस रहे बैंक पे कि उनका पैसा कहीं गया नहीं है, अगर चोरी नहीं हो गई है, मतलब उनको मिल सकता है उस पर इंश्योरेंस, उनका कॉन्फिडेंस खत्म ना हो बैंक से, तो उनको समझाने का। कौन सा पेमेंट मोड अच्छा होता है? जैसे कि यूपीआई के बारे में हम ज्यादातर सुनते हैं, तो कौन सा पेमेंट मोड अच्छा माना जाता है? सर, UPI से समझी नहीं मैं क्वेश्चन। जैसे पेमेंट मोड हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, क्या मोड अच्छा होता है? सर, RTGS ज़्यादा अच्छा होता है। क्या होता है? सर, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, इसमें पैसे जो है वो फास्ट जो है एक विदिन 30 मिनट्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम जो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बैंक में अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो मिसबिहेव करता है, तो उस दौरान आपका क्या रिएक्शन होगा? सर, पहले मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी आप ऐसा नहीं कीजिए, उन्हें पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है सर। That's all. तो मैम, आपने कहा कि RTGS सबसे बेस्ट होता है ऑनलाइन पेमेंट में, लेकिन ये तो 2 लाख से नीचे कर ही नहीं जा सकती, ना आम आदमी कर सकता है, तो कैसे बेस्ट होता है? सर, मतलब सर 2 लाख के नीचे के लिए सर UPI तब सही रहेगा, UPI मोड से पेमेंट एक जगह अकाउंट से दूसरे अकाउंट भेजने के लिए। अच्छा, ये बताइए व्हाइट लेबल ATM क्या होता है? सो व्हाइट लेबल ATM जो है वो NBFC के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो हर जगह हो इसलिए स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट जो व्हाइट लेबल ATM था वो टाटा कंपनी के द्वारा, उसकी सब्सिडी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सर्विस लिमिटेड इंडी कैश के द्वारा इंस्टॉल किया गया था। ये डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ है? सर, जहाँ तक सर मेरी नॉलेज है, डिजिटल अरेस्ट में जो है वो वीडियो कॉल करते हैं और मतलब एक तरीके से हिप्नोटाइज कर देते हैं, उन्हें बता के कि आपके ऐसे आपके खिलाफ केस है ये, और आप हमें पैसा ट्रांसफर करें, और लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं और पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तरीके का जूस जैकिंग किसे कहते हैं? सर, जूस जैकिंग जैसे कि स्टेशन जहाँ भी वो चार्जिंग सॉकेट होता है उसमें लोग चार्ज में लगाते हैं और उससे उनका साइबर अटैक होता है, उसके थ्रू उसी को कहते हैं। उसके थ्रू उसका डेटा ले लेता है। स्कीमिंग क्या होती है? ATM मशीन होती है उसमें एक लगाया जाता है, जैसे हम ATM कार्ड डालते हैं तो वो हमारा डाटा सारा जो है वो कैप्चर कर लेता है, और ये भी साइबर अटैक का ही एक टाइप है। क्रॉस सेलिंग क्या होती है? सॉरी सर, क्रॉस सेलिंग। UPI लाइट X क्या होता है? सर, UPI लाइट, सर मुझे मतलब अभी याद नहीं है, इसके बारे में पढ़ लो। इसकी लिमिट्स बता सकती हैं? अभी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हुआ है। सर, शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर 1 लाख रुपए तक। UPI 123 पे के बारे में कुछ बता सकती हैं? सर, ये सब UPI का ही पार्ट है और इसमें जो है मोबाइल, जिसके पास जो टैप वाला फोन, छोटा फोन होता है, उससे UPI कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में UPI हो सकता है इसमें। सेबी का अनक्लेम डिपॉजिट कितने दिन में होता है? सर, सेबी का 7 डेज, सॉरी सर 7 ईयर्स का सर। और RBI का? सर 10 ईयर्स। उद्गम का फुल फॉर्म क्या है? सर सॉरी सर, मैं उसका पढ़ लूंगी। डीफ का? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड।
इंश्योरेंस लोकपाल की कंपनसेशन लिमिट कितनी है? इंश्योरेंस केस है 50 लाख। यूनिवर्सल बैंक के पीएसएल टारगेट क्या है? सर 40%। और आरआरबी के? सर 75%। भारत का पहला पूर्णतया स्वदेशी बैंक कौन सा है? फुल्ली इंडिजीनियस बैंक। सर फुल्ली इंडिजीनियस, सर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक तो सॉरी, ओन्ड बाय इंडियन था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओन्ड एंड मैनेज्ड बोथ। यस सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में आया था? सर 1911। स्टार सीरीज नोट किसे कहते हैं? सर जो डिसऑर्डेड सीरीज होती है उसका जो स्टार्ट किया हुआ होता है, शायद यही होती है डिसऑर्डेड सीरीज, स्टार सीरीज। महात्मा गांधी सीरीज नोट्स कब आए? सॉरी यूपीआई और आईएमपीएस कहाँ से नहीं किए जा सकते? सर लैपटॉप से नहीं किया जा सकता, ये मोबाइल से ही होता है। आईएमपीएस तो हो सकता है लैपटॉप से। सर जिन मेरी नॉलेज जहाँ तक है तो ये मोबाइल से ही कर सकते हैं। यूपीआई मोबाइल से हो सकता है, आईएमपीएस लैपटॉप से भी हो सकता है, यानी इंटरनेट बैंकिंग से भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक जगह से नहीं हो सकते, वो एक कॉमन जगह है। सॉरी सर, मुझे अभी आइडिया नहीं है। ब्रांच से कर सकते हैं, नो सर। तो वही एक कॉमन जगह है जहां से आप यूपीआई और आईएमपीएस दोनों नहीं कर सकते। अक्टूबर में यूपीआई की क्या अचीवमेंट थी? सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख लूंगी। जीडीपी का हाईएस्ट कलेक्शन किस मंथ था? सर अप्रैल में 2.1 लाख करोड़। इस बार आरबीआई ने कितना डिविडेंड दिया है? सर 50,000 करोड़। ये तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है बजट का। सर तो सॉरी सर। ओके सर, आपको क्वेश्चन? प्रियंका जी, मुजफ्फरपुर के बारे में कुछ बताइए आप। सर मुजफ्फरपुर जो है वो आता है ईस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट में बिहार के। इसको कैपिटल ऑफ तिरहुत रीजन भी कहा जाता है। ये फेमस है लीची के लिए। लीची किंगडम भी कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है बिहार की तरफ से। और जो इसको जाना जाता है लार्जेस्ट कमर्शियल और एजुकेशन हब ऑफ बिहार। और ये इसका जो है लट्टी भी बहुत फेमस है और सूता पट्टी, मतलब इसमें जो है कॉटन के मार्केट के लिए बहुत फेमस है। आप कैसे समय निकालते हैं शादी के बाद? कुछ कैसे करते हैं? कोऑपरेटिव फैमिली या फिर मतलब कुछ हर्डल्स हैं अभी भी? नो सर, मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है। मेरे हस्बैंड, मेरी इन लॉज सब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। सब मुझे बहुत हेल्प करते हैं पढ़ाई में। तो बीटेक कब किया था आपने? किस स्ट्रीम से? ओके, तो फिर किसी कंपनी तो बहुत अच्छी हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था तो फिर नहीं सोचा कभी? सर नो सर, मुझे मतलब मैं बैंकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था, तो मैं बैंकिंग की तरफ ही जाना। तो कहाँ से आया वो, मतलब कहाँ से किसी ने इंस्पायर किया या फिर खुद से ही, कैसे? सर मेरे पेरेंट्स बैंक में है और साथ ही साथ मेरे कजिन बहुत सारे रिलेटिव भी बैंक में है, तो उन्हें ही देख के मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक की तरफ आया। फिर जब मैं तैयारी करने लगी तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया बैंक की तरफ। ओके ओके ओके। नाबार्ड के बारे में कुछ बताएं, इसकी फुल फॉर्म, इसके काम। सर नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये स्टार्ट हुआ था 20 शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इनके हेड का नाम है साजी केवी, मिस्टर साजी केवी जी। और इसका फंक्शन ये रिफाइनेंस करती है कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी को और ये जो सुपरवाइज भी करती है आरआरबी को और कोऑपरेटिव बैंक को। ये माइक्रो क्रेडिट लोन देती है और ये रेगुलेट करता है आरआईडीएफ को। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ना आपका, वो ध्यान रखना है। आपको ना परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होता है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर अगर मैं आंसर्स नहीं दे पा रही हूँ तो वो माइंड में बढ़ता चला जाता है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी इंटरव्यूज में जाते हैं, मान लीजिए आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपने 2 क्वेश्चंस का भी आंसर दे दिया ना, ये मानते हैं कि 30 से 40% रेशियो रहता है इंटरव्यूज का।
मान लीजिए आपसे 10 सवाल पूछे गए, अगर आपने 3 से 4 भी अच्छे से जवाब दे दिए, 6-7 क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे, तभी भी सिलेक्शन हो जाता है। बट एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप प्रेशर हैंडल ना करें, क्योंकि इंटरव्यूज इसीलिए लिया जाता है कि देखा जाता है कि इसके अंदर प्रेशर हैंडलिंग वाली क्वालिटीज हैं या नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपसे पूछा एक सिचुएशनल क्वेश्चंस, कि बैंक में अगर कोई आता है और मिसबिहेव करता है, तो आपने बोला कि मैं उसको समझाऊंगी। जाहिर सी बात है आपका आंसर यहाँ पे ये होना चाहिए था कि मैं सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को देखूंगी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसकी प्रॉब्लम को सुनूंगी, मैं जितना उसकी मदद कर पाऊंगी मैं उसको बताऊंगी, अगर वो फिर भी नहीं मानता देन आई टेक लीगल एक्शन फॉर दैट। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था वहां पे, राइट। स्टार्टिंग आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, बट लास्ट में क्या हुआ कि जैसे मैंने थोड़े आप लोग आपसे वैसे सवाल पूछने शुरू किए आउट ऑफ द बॉक्स, तो आप कहीं ना कहीं नर्वस होते चले गए, और वो फिर धीरे धीरे आपकी पूरी जो है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में देखने को मिला। तो हो सकता है कि देखो सब ऐसा होगा, इंटरव्यू चाहता है कि आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जिसका आंसर आपको नहीं आता, और वो इसलिए ही पूछे जाते हैं कि वो देखता है कि आपके अंदर प्रेशर हैंडल करोगे या फिर जो है आप किस तरीके से डिनाई करोगे उस चीज के लिए। तो सिंपल तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बोल दीजिए सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करना, आपको काम एंड कंपोज रहना है। जैसे कि आप देख रहे थे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को आप समझ भी नहीं रहे, तुरंत उसका आंसर दे रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर उसको सोचकर आंसर दीजिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, रिस्पॉन्स मैंने आपको बता ही दिया आपको। नॉन वर्बल स्किल्स होती है, देखिए मतलब ये होता है कि आपका जो नॉन वर्बल स्किल्स है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल स्किल्स, तो उसके अंदर आप थोड़े से पुअर हैं। जैसे कि वॉइस दबी दबी लगती है, जब वॉइस कम होती है तो उसमें लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा चेहरे पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ आंसर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी सर इसको मैं पढ़ लूंगी सर। सो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर शो करना है वहाँ पे, राइट, कि आपको नहीं आता, ठीक है सर मैं पढ़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। प्रियंका, देखो सबसे पहले तो सर ने क्वेश्चन पूछा आपसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो यू आर नॉट ए गुड लिसनर। आपने बताया कि इसकी स्थापना 1975 में हुई, आपने सुना ही नहीं कि आरबीआई पूछ रहे हैं, और आप बता रही हो आरआरबी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं आरबीआई, आप बता रही हो आरआरबी। मुझे भी याद है। क्या आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई और एक्ट ये आया। तो यानी एक चीज आप समझ लो कि आप बहुत हड़बड़ी में हो। यहाँ तक कि लास्ट में भी हम लोग थैंक यू भी बोले, उससे पहले ही आपका थैंक यू आके आप उठ के जाने लगे। आपको ये लग रहा है कि बस जल्दी से इंटरव्यू खत्म हो और मैं जाऊं। देखो एक्चुअली सर मैं ट्रैवलिंग में थी तो मैं बहुत ज्यादा ही हाँ नहीं, ये वो बात नहीं है, मैं आप लोग बस आपके इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ। आपको वेरी फास्ट बोल रही हो, बहुत फास्ट बोल रही हो। फास्ट बोलने के चक्कर में शब्द अधूरे रह जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अधूरी रह जा रही है। एक स्लो बोलने की प्रैक्टिस बनाओ। जैसे कुछ स्लो बोलते हैं, जैसे मनीष स्लो बोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फास्ट बोलो, लेकिन आप जो है बहुत फास्ट बोल रही हो, हड़बड़ी में हो, समझ रही हो। और जैसा सर ने कहा ना कि स्माइलिंग फेस रखो, यहाँ तक कि फेस पे भी जैसे लग रहा है कि रोना आ जाएगा, और आवाज में भी लग रहा है कि रोना आ जाएगा अभी तुमको, समझ रही हो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप मैनेजर हो, आप बिहेव लाइक अ मैनेजर, आप ब्रांच मैनेजर की कुर्सी पे बैठी हो और हम लोग कस्टमर हैं, ये सोच करके समझाओ, अथॉरिटेटिव समझाओ। आपको क्लर्क नहीं बनना है, आदेश लेना नहीं आदेश देना है, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो स्माइलिंग रखिए, आवाज थोड़ी जैसा सर ने कहा हड़बड़ी नहीं करनी है, वेरी फास्ट नहीं बोलना है। इतना फास्ट बोल रही हो कि हांफने की आवाज, सांस लेने की आवाज आ रही है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हो, तो इस बात का बस ध्यान रखना है। बाकी जो है नॉलेज लेवल में और करंट पे ध्यान देना। करंट आपका अभी तैयार नहीं है, तो करंट इश्यूज पे आपको तैयार, बाकी बैंकिंग अवेयरनेस और बाकी सारी चीजें आपकी तैयार है, करंट आपका तैयार नहीं है, ठीक है। चले हाँ प्रियंका, ठीक था, मतलब आई कांटेक्ट आप ठीक से कर पा रहे हैं, ये मुझे ठीक लगा, पॉजिटिव लगा। और जो भी है बिल्कुल सही कहा सर ने कि आंसर्स जो भी हैं, मतलब जब शुरू कर रहे हैं ना,
तो लास्ट तक वैसे ही रहे। ऐसा नहीं कि शुरू में तो एक अच्छी पिच गई आपकी आवाज की, मतलब ठीक जा रहा है, लग रहा है, एकदम लास्ट में पता नहीं चल रहा कि बस हमें बस आ रहा है कि आप बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा आप कह क्या रहे हैं, वो नहीं पता चल पा रहा है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, वॉइस की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वहां से जो भी पूछा जाए उतना ही पहले सुनना अच्छे से, जो बोले जो बोला जाए उसको अच्छे से सुनो, देन थोड़ा सा पॉज लेके देन उसके बाद जवाब। अगर नहीं सुना है तो फिर उनसे एक बार पूछने के लिए बोल सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मतलब सुनाई भी नहीं आया लेकिन आपने बस अपना जो है 5 सेकंड का पॉज लेने की एक प्रोटोकॉल बना लो, प्रैक्टिस करो, आज से वीडियो बनाओ पहले अपना इंटरव्यू का, और तुम खुद देखो पहले तुम क्या गलती कर रही हो। 5 सेकंड का पॉज लो हर क्वेश्चन में। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी तुम्हें, और वो तुम्हारी ये जो बैड हैबिट है ना कि तुरंत से बोलने वाली, वो खत्म हो जाएगी। 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का पॉज लेके तब बोलना शुरू करो। इससे क्या होगा, तुम एक बार जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको मन में रिपीट भी कर लोगी कि सर ने ये पूछा है, और उस हिसाब से। क्योंकि मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू खराब होते देखा था, उससे पूछा था कि टाइप्स ऑफ एटीएम बताइए, वो एटीएम आजकल लोग कार्ड को बोलते हैं, वो कार्ड के टाइप्स बताने लगा, जबकि एटीएम तो एटीएम मशीन के टाइप्स है। तो इसलिए जो है ना, पहले सुनिए और हड़बड़ी में एकदम मत हुई। जैसे अभी भी मेरे फीडबैक के बाद आप उठने लगी, इनके फीडबैक का इंतजार नहीं करते। ये चीज आपको थोड़ा सा, ये चीज आपको इंटरव्यू में परेशान कर रही है। आप 6 इंटरव्यू दे चुकी हो, तो छठा है, 6 नहीं 5 थे। 5 इंटरव्यू दे चुकी हो, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि यही बात है, यही प्रॉब्लम है जो हम लोग आपको डायग्नोस करके बता रहे हैं। ठीक है, तो इस पे काम करिए। तुम्हें ये सोचना है कि आज तो मैं इनके पास रहने वाली हूँ, दिन भर बात करूंगी इनसे। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू कितनी जल्दी खत्म हो, भागे यहाँ से। ये एटीट्यूड एकदम अपने मन से निकाल दो, ठीक है। एकदम हड़बड़ाना नहीं है यार, 2 मिनट का पॉज लो आराम से। बता दूं आपको कि इंटरव्यूज का जो फाइनलाइज होता है ना, वो आंसर्स पे डिपेंड नहीं करता। आप ये सोच रहे हो कि मैं मैक्सिमम अगर आंसर्स दे दूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये चीज आप अपने माइंड में बना के रखिए कि मैंने बोला ना, मान लो कि मैंने 10 सवाल पूछे गए आपसे, आपने 3 से 4 सवालों को जवाब कॉन्फिडेंस से दिया और आपने अपनी पर्सनैलिटी को वहां पे ऑनेस्टली प्रोजेक्ट किया है। ऑनेस्ट समझते हो ना, जो नहीं आता था एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो ये चीज अपनी हैबिट बना लीजिए। इंटरव्यू वाले में क्यों होता है कि ये व्यक्ति रट्टू तोता है या सच में इसको नॉलेज है। अभी अभिनव अरोड़ा वाला देखा आपने, एक छोटा बाल संत है, उसको जितने उसके पिताजी ने रटा के दिए उतने तो वो संत बना, लेकिन जहां क्रॉस क्वेश्चन होने लगे, तो जैसे आपके शुरू के क्वेश्चन जैसा ये सर ने कहा कि बहुत अच्छे जा रहे, क्यों? क्योंकि उतना आपने रट रखा है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपने बहुत अच्छा रट रखा है, वो आपने फ्लुएंट इंग्लिश में है और वो बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद लेकिन असली रंग दिख जा रहा है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, नॉर्मल रहिए। आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ भी छोड़ दीजिए, हिंदी में ही बताइए, छोड़ दीजिए वो रटा वाला, ताकि आप नेचुरल दिखो, स्वाभाविक दिखो, एक ही टोन में रहो। एक टोन में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।